बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुशामदीद। और मैं बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं सदफ अब्दुल जब्बार हूँ और मेरे साथ जो शख्सियत हैं उनके मुताबिक वो बहुत बड़ी फिल्म है, तो मेरे साथ बहुत बड़ी फिल्म है। नहीं, मैंने कभी ये दावा नहीं किया, कल कह मुझे ये बताया गया। कल आप कह मैं ये फर्क जानना चाह रहा था कि ये जो फिल्म मेकर हैं और उनमें फिल्म में क्या फर्क है, और शॉर्ट फिल्म और पूरी 2.5 घंटे की पंजाबी फिल्म में क्या फर्क है, और जिसके अंदर गाने वगैरह भी होते हैं, तो वो खेतों वाले बिल्कुल ड्रामा। तो बहरहाल मैं ये जानना चाह रहा था, और उसके अंदर जो ऑन एयर मेरा इस्तेहसाल हुआ आप लोगों ने मेरा बदला लेना है। बॉल फेंकेंगे सोशल मीडिया पे आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए आपने बदला लेना है, ठीक है। और बात यह है कि सदफ को 3 दिन बाद पता चलेगा। हाँ। मेरे भी फैंस हैं सोशल मीडिया पे, तो अगर ये वॉर हो गई ना तो बस फिर देख लीजिएगा आप क्या होगा। बस फिर उसके बाद इस पहाड़ी से धक्का देना रह जाएगा, और क्या रह जाएगा, ये जिस पहाड़ी पर हम खड़े। अच्छा जी, तो बाकी बड़े अहम तरीन मामलात और हालात हैं। बूंदाबांदी, पता है ऐसा लगता है कोई छिड़काव कर रहे हो ऊपर से ना, जैसे जैसे गुजर रहे हो गाड़ी का है ना, बूंदाबांदी ना हो सकता है। मैं इसीलिए ऊंची बिल्डिंगों के नीचे से गुजरते हुए बहुत मोहतात होता हूँ। कई वाकयात हो सकते हैं, नाकाबिले बयान वाकयात भी हो सकते हैं, नाकाबिले सोच। तो मैं पानी गिरता है मैं सूंघता भी हूँ उसको। अल्लाह तो मैं कि यार वल्लाह अलम, नहीं, एक दफा हुआ था मेरे साथ, मैं जा रहा था तो एडवेंचर के साथ आ रहे हो, सालन किसी ने फेंक दिया। अच्छा, एडवेंचर्स के साथ आप ऑफिस आ रहे हैं? कराची है भाई, कसीरुल मंजिला इमारतें हैं। अब किसी के जहन में क्या चल रहा है हम सोच थोड़ी सकते हैं। तो बहरहाल, अच्छा, यानी आप ये बता रहे हैं कि कहीं कहीं फुहार, अगर हम इसे ऐसे रिज्यूम कर लें, खुशगुमारी, आसमान अगर खाली है और गाड़ी में आप जा रहे हैं या बाइक पे जा रहे हैं तो वो फुहार ही है। अच्छा, लेकिन बादल छाए हुए, मौसम बड़ा अच्छा है और हवाएं भी ठंडी ठंडी चल रही हैं। और लेकिन इसके साथ ही ठंडी हवा का झोंका बन के क्या चीज आई, वो जो पेट्रोल के प्राइस गिरे। अब वजीर आजम ने कह दिया जी अवाम तक मुंतकिल करें ये जो कमी हुई है, ये होगा कि नहीं होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, पेट्रोल सस्ता हुआ है तो आप गाड़ी के बजाय जॉगिंग करते हुए क्यों आ गई हैं? मैंने क्या जॉगिंग वो ढीले ढाले ट्राउजर पहन के हम नहीं आते होते भाई, दिस इज फैशन। अच्छा, इट इज फैशन, दिस इज फैशन। मैं अपनी लायल्टी का इजहार करता हूँ। टॉप स्टोरीज आज आपको बस चलें टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी के बावजूद अवाम को रिलीफ का इंतजार। ट्रांसपोर्ट के किराए कम न हुए, महंगाई भी बरकरार। निगरान वजीर आजम ने प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म फाल करने की हिदायत कर दी। दुनिया भर में आज गुर्बत के खात्मे का दिन है। गुर्बत की शरह में तशवीशनाक हद तक इजाफा एक चैलेंज है। पाकिस्तान में 47% अफराद खते गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। बच्चों में गुर्दों की बीमारी में इजाफा बाइस तशवीश है। पानी की कमी, नमक की ज्यादती अहम वजूहात हैं। मामला सेहत से जुड़ा है, नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने जीत का खाता खोल दिया। श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त। मिचेल मार्श और जोश इंग्लिश की निस्फ सेंचुरियां, एडम ज़ैम्पा की 4 विकेटों ने अहम किरदार अदा किया। देखें, ऑस्ट्रेलिया ने फाइनली जीत का खाता खोल दिया है। तो मैं आज इजहार कह रही थी, इजहार यकजहती के लिए मैंने ये कलर पहना है आज। अच्छा, मैंने भी उनका नाम जोश इंग्लिश पढ़ दिया। इंग्लिश है असल में, इंग्लिश के हम इतने आदी हो गए हैं तो कुछ ना कुछ होता रहता है। तो बहरहाल हमें मार्जिन देना है। एक तो पेट्रोलियम डीलर्स को भी मार्जिन चाहिए, पेट्रोल पंप वालों को भी मार्जिन चाहिए, और हमारे प्रोड्यूसर साहब को भी मार्जिन चाहिए। भाई, तो ऐसा इसलिए चाहिए कि मुल्क की तारीख में इतने पैसे कभी नहीं पेट्रोल के गिरे होंगे। सोचे बढ़े भी नहीं होंगे, 2 नहीं बढ़े तो, हाँ बढ़े भी, मतलब 45 रुपए तो सिर्फ निगरान हुकूमत ने बढ़ाए थे ना, आपको याद है ना। लेकिन 40 रुपए पूरे कम हुए पेट्रोल प्राइसेस में। और बड़े रिलीफ के बावजूद अब लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि भाई हमें कब रिलीफ मिलेगा। वो जो सब्जी वाला, वो जो गोश्त वाला, जो अंडे दे रहा है, हर कोई अपने मनमाने पैसे वसूल करता है और कहता है जी देखें पीछे से महंगे आ रहे हैं क्योंकि गाड़ियों पे और ट्रांसपोर्टेशन के जरिए चीजें आती है, उसमें पेट्रोल डलता है, तो हमें बड़ा नुकसान होता है। जी, अब लेकिन मसला ट्रांसपोर्ट के हवाले से ज्यादा संगीन नजर आ रहा है। किराए कम नहीं हो रहा है। हाँ जी, किराए, असल बात यह है कि हमारी एक मेंटेलिटी बन जाती है। एक छोटी सी मिसाल,
जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने वाला होता है तो उस वक्त आपको पता है कि पेट्रोल की एकदम बंद कर दिए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके, और जब कमी होती है तो तब ऐसा कोई सिलसिला नहीं होता, और उस वक्त उन्हें बड़ी परेशानी होती है। अब दूसरी चीज़ यह है कि ये बड़ा ज़रूरी है कि जिस हिसाब से कीमतों में इजाफा हो, और जाहिर है कि हम कहते हैं कि ये बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूटेड एक इम्पैक्ट होता है जब भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है। कहा जाता है चूंकि ट्रांसपोर्टेशन जाहिर है कि हर चीज़ से जुड़ी है, सब्जी हो, फल हो, गोश्त हो, मछली, मुर्गी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उनकी कीमतों में इजाफा नागुज़ीर हो जाता है। तो अब जब कमी हुई है इतने पैमाने पे, यानी कि डीजल पे 15-16 रुपए हुई है और पेट्रोल पे 40 रुपए, तो वो कमी भी अवाम में मुंतकिल की जाए, वरना कोई फायदा नहीं है इन कीमतों में कमी का। और मैं आज वैसे भी सोच रहा था कि 283 हुआ है ना, कौन सा 150 हो गया पेट्रोल? 150। अच्छा, ये बड़े इंटरेस्टिंग कुछ बयानात भी आ रहे हैं, वो हम बाद में जिक्र करेंगे कि ये सिर्फ हमारी नहीं है, तो कुछ हुक्मरानों की भी ख्वाहिश है कि भाई कहाँ तक जाए पेट्रोल प्राइस। लेकिन निगरान वजीर आजम ने हिदायत कर दी है कि भाई सूबे आप सोचें, लोगों को इस जो पेट्रोल कम हुआ है, प्राइस कम हुए हैं, इसके असरात वहां तक पहुंचाएं, कोई मैकेनिज्म बनाएं, खासतौर पे जो प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म है उसको फाल करें। और मोहसिन नकवी जो कि पंजाब के निगरान वजीर आला हैं, वो भी कहते हैं जी कि महंगाई में कमी के लिए 48 घंटे की मैं डेडलाइन दे रहा हूं। और अवाम क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। अच्छा जी, ये आपने देख लिया कि किस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई कम होने के चांसेस हमें दिखाई नहीं देते, और परेशानी जो है वो वैसे जो है वो ओवरऑल हमें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि लोग कंसर्न हैं कि ऐसी सूरत हाल में अपने मामूलात ज़िंदगी कैसे गुजारें। और वैसे सोचा यही जाता है कि जब कमी होनी चाहिए तो फिर वो कमी होने में इतनी ताख़ीर क्यों होती है सदर? ताख़ीर इसलिए होती है कि भाई एक बार जब प्राइस ये लोग बढ़ा लेते हैं तो ये प्राइस फिर ये कम नहीं करते हैं। अच्छा जी, अब हमारे नुमाइंदेगान हमारे साथ होंगे तो हम उनकी तरफ चलते हैं और बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे अलमास खान जी मौजूद हैं लाहौर से, कराची से हमारे साथ होंगे अंजुम वहाब, और हमें ज्वाइन करेंगे शहजाद महमूद पेशावर से। तो इन तीनों की तरफ चलते हैं और जरा फर्दन जानते हैं क्या पहले अलमास की तरफ। क्या जबरदस्त रंग पहना है अलमास ने। मुझे लगता है कि सारा जो है वो कीमतों में कमी मुंतकिल हो गई है उनकी जानिब। तो अलमास भाई, ये जो शोख पिंक रंग आपने पहना है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो उसके पीछे वजह बताइएगा। कीमतों में कुछ कमी नजर आ रही है आसपास? या मौसम का असर है? हाँ, मौसम भी अच्छा है। दोनों ही बातें हैं। मौसम भी बड़ा अच्छा है और ये कीमतों में कमी जो हम ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं उसमें यकीनन हो गई है। जो हालिया इजाफा हुआ था, हालिया कमी हुई थी, इसे रिकॉर्ड कमी कहूँगा मैं। रिकॉर्ड कमी हुई है जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, उसके समरात आम आवाम तक पहुँचाने के लिए गुज़िश्ता रात वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी एक्शन में हमें नज़र आए। पहले तो उन्होंने सबसे पहले एक मीटिंग की अपनी कि फौरी तौर पर ये इसके समरात आवाम तक पहुँचाए जाएँ, और उन्होंने मुख्तलिफ कमेटियाँ बना दी कि इन्हें जो जितनी भी मुतल्लिका एसोसिएशंस हैं, चाहे वो चीनी वालों की हो, चावलों वालों की हो, किसी की हो, या ये ट्रांसपोर्टर्स की एसोसिएशन हो, इनसे मीटिंग करके तो ये इनकी कीमतें कम करके इसके समरात आवाम तक पहुँचाएँ। और उसके 4 घंटे बाद वज़ीर आला निकल पड़े लाहौर के मुख्तलिफ जो इंटरसिटी बस अड्डे हैं वहाँ पर पहुँच गए, और यहाँ पर पहुँचने के बाद बल्कि वो अड्डों से कीमत नहीं पूछी, किराए नहीं पूछे, वो बसों में चढ़ गए और बसों में कीमतें उनके लोगों से पूछते रहे कि आपकी टिकट कहाँ है, आप ये टिकट चेकर की तरह उन्होंने टिकटें देखी, और टिकटें देखने के बाद उन्हें थोड़ी सी तसल्ली हुई कि किराए कम हो गए हैं। शायद उन्हें देखकर, वज़ीर आला के प्रोटोकॉल को देखकर एकदम से लोगों ने कीमतें कम की हों। लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो एक नॉन एसी बसें होती हैं उनके तो किराए फौरी तौर पर कम हो गए हैं, लेकिन ये जो इंटरसिटी बसें चलती हैं एसी वाली, और उनकी जो यकीनन वो लग्जरी होती है, लग्जरी मुख्तलिफ़ किस्म की बसें हैं, मुख्तलिफ ब्रांड की बसें, किसी का किराया 1700 है लाहौर से इस्लामाबाद, किसी का 2000 है और किसी का 2500 है। ये उनकी लग्जरी के मुताबिक किराया होता है, गवर्नमेंट इन्हें पूछ नहीं सकती। लेकिन आज हमने यहाँ पे वज़ीर आला के जो दौरा था उसके बाद हमने देखा कि उनमें भी 10% यहाँ पे कमी कर दी गई है। अच्छा। लेकिन जो बड़े ब्रांड हैं उन्होंने कमी नहीं की। इसके साथ साथ जो छोटी से हैं जो बिल्कुल विद इन द सिटी अर्बन ट्रांसपोर्ट चलती है, उनके किरायों में कमी हो गई है। गो कि अभी हमने वो जो मेट्रो चलती है सरकारी,
या ओरी चेन, उसका अभी तक देखा नहीं है, क्योंकि हमारे जो कुलीग्स आए हैं उन्होंने वही 30 रुपये किराया जो एक सिंगल स्टेशन का किराया होता है, उसका फिक्सचर भी डिफरेंटली होता होगा। तो बहरहाल ओवरऑल अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा। यही सूरत हाल। अच्छा, लेकिन अलमास हमें लाहौर से सूरत हाल बता रहे थे, वहाँ पे निस्बतन ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बेहतर है, मेट्रो है और चीज़ें ऑल्टरनेट ऑप्शन है, तो वहाँ पे लोगों को ज़ाहिर इतनी मुश्किलात नहीं है। लेकिन अब हम रुख कर लेते हैं जी कराची का और जान लेते हैं यहाँ पे सूरत हाल क्या है। अंजुम बताइएगा, यहाँ पे किरायों में लोग कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं हुई, पेट्रोल प्राइस के कोई असरात उन्हें नजर नहीं आ रहे। क्या आपने सुबह से अब तक लोगों के क्या तासुरात देखे? लोगों के तासुरात तो ये है कि कोई भी ट्रांसपोर्ट का अहम तरीन जो पेट्रोलियम होता है, डीजल या पेट्रोल, वो नुमाया तौर पर उसमें कमी हो चुकी है। लेकिन देखिए तो कराची में तो सबसे बड़ी सवारी इस वक्त ये चिंगची जो रिक्शा होता है 6 सीटर या 9 सीटर, उसका किराया जो है वो इन्होंने वक्तन फौक्तन बढ़ाते रहे। 10 से छोटे एक स्टाफ का किराया 10 से 20, 20 से 30 किया हुआ था, वो अभी तक उसी तरह, उसमें कोई कमी नहीं की गई है। मिनी बसों की जानिब आया जाए तो मिनी बसों को भी सूरत हाल है कि उनका कम से कम किराया जो 50 रुपये लिया जाता था वो भी 50 रुपये लिया जा रहा है। ग्रीन लैंड बस तो पहली सब्सिडी पे चल रही है, उसका किराया फिक्स है 55 रुपये, लेकिन अगर मुख्तलिफ स्टॉप का किराया उसका कम है, उसके बारे में तो अभी कहना कबलत वक्त है, लेकिन उसका किराया पहले ही कम है। लेकिन अगर बड़ी बसें जो यहाँ पर चलती हैं, जो शादो नादिरी रोड पर नजर आती हैं, उनका किराया भी अभी कम नहीं किया गया है। दूसरे शहरों में जाने वाली बसों की यह सूरत हाल है कि कुछ ट्रांसपोर्टर्स ने जो नॉन एसी को जो हमने है, नॉन एसी का कुछ किराया कम हुआ है। जैसे हैदराबाद का किराया अगर 400-500 रुपये मुख्तलिफ लेते थे, उसमें 50 रुपये तक कमी की गई है। अच्छा। लाहौर का किराया जो पहले 7,500 रुपये लिया जाता था, वो 6,500 रुपये लिया जा रहा है एसी का। लेकिन अभी नुमाया कमी नहीं की गई है। उनका यही कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो कमी हो गई है, लेकिन इसके साथ जो दीगर लवाजमात हैं, जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, टायर वगैरह, उनकी कीमतों में कमी नहीं हुई है। और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब आया जाए तो उन्होंने एक नया मुद्दा खड़ा किया कि हुकूमत ने अब उन्होंने एक्सेल लोड लिमिट की पाबंदी लगा दी है। अगर वो हाईवेज के ऊपर अपनी लोडेड गाड़ियां लेकर जाते हैं तो वो एक फिक्स वजन के साथ ले जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम 3 कैटेगरी में ट्रक को लें, छोटा ट्रक, दरमियाना ट्रक और बड़ा ट्रक। छोटे ट्रक पे अगर पहले 5 टन अगर वजन ले जाते थे, अब 1 टन ले जाया जाएगा, तो वो किराया इस तरह वो बढ़ गया। इस तरह तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो कमी हुई है, लेकिन हुकूमत ने जो लोड का जो कानून नाफिज कर दिया है, उसकी वजह से अब वो सामान डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो किराए बढ़ गए। अच्छा, ये बड़ा एक अफसोसनाक अमर है। आई एम श्योर कि इसके ऊपर खासतौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो किराए हैं उनमें कमी होनी चाहिए, ताकि लोगों को कुछ तो रिलीफ पहुंचे और स्टॉप टू स्टॉप किराया खासतौर पर कम होना चाहिए। शहजाद, आप बताइएगा कि पेशावर में कुछ तब्दीली देखने में आई इस एतबार से कि जहां पर इजाफा होता है तो वहां पर कमी भी देखने में आनी चाहिए, वहां पर कुछ ऐसा देखा आपने? देखिए, कुछ मुख्तलिफ पहलू हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो हालिया कमी हुई है। सबसे पहले हम जो सब्ज़ी मार्केट है उस बात करेंगे। सब्जियों की कीमतों में यकीनन कमी आई है। आज सुबह हमने गोभी, टमाटर, प्याज और लहसुन की कीमतों का जब पूछा है तो उसमें 50 रुपये से भी ज़ायद जो है वो कमी मुकामी दुकानदार के मुताबिक आई है। ताहम इसके साथ साथ अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट के जो बैनुल अज़लाई किराए हैं उसमें भी 20 रुपये तक कमी आई है। ताहम जिस तरह जो मोहाब भाई ने बात की है, ट्रांसपोर्ट के साथ जो दीगर लवाजमात है उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टर्स है वो किराए कम नहीं कर रहे हैं। जो स्पेयर पार्ट्स है या जो ट्रैफिक के जुर्माने हैं या जो लोड है, वज़न है, उसको मद्देनज़र रखते हुए ट्रांसपोर्टर्स जो है वो कतई तौर पर किराए कम नहीं कर रहे। उनका यही मौक़िफ़ है कि इसके रेट्स जो है, जुर्मानों के रेट्स में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है और इसी सूरत हाल की वजह से वो कोशिश कर रहे हैं कि साबका जो किराए हैं उन्हीं को जारी रखा जाए। यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की जो निगरान हुकूमत है, जिस तरह अलमास भाई कह रहे थे कि निगरान वज़ीर आला खुद अड्डों को चेक कर रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, यहाँ पर बदकिस्मती से हम ऐसा नहीं देख रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फैसला हुआ है, ताहम अभी तक खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत का वो फ़ाल किरदार
हम नहीं देख रहे हैं जिस तरह पंजाब की निगरान हुकूमत का है। सूबे के किसी जिले में भी अभी तक व्हाट्सएप ऐप का दौर है, अगर कोई सरकारी हुक्म जारी होता है तो पलक झपकते ही अवाम के पास आ जाता है। अभी तक निगरान हुकूमत की जानिब से ऐसा फाल किरदार हमने नहीं देखा कि अवाम को हकीकी मानों में रिलीफ फराहम हो सके। बिल्कुल। और हमें शहजाद यही कह रहे थे कि देखें जिस तरह से मोहसिन नकवी नजर आए पंजाब में, उन्होंने कोशिश की जी किराए चेक करने की और चीजें जानने की, ऐसा कुछ यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने कहा। हालांकि ये तो जो आपकी मकामी इंतजामिया है, असिस्टेंट कमिश्नर्स, फिर कमिश्नर्स, कमिश्नर्स, ये उनका काम है, और लेकिन वहां पर नजर नहीं आता। अंजुम, एक चीज आपसे जाते जाते मैं स्पेशली इस पे जानना चाह रहा था, क्योंकि कमिश्नर कराची सबसे ज्यादा इस मामले पे माशाल्लाह से गैर फाल हैं, और उनके नीचे उनकी टीम भी ऐसा ही है माशाल्लाह, मतलब हमारे फोन भी नहीं उठाते, जाहिर है इस एतबार से अगर हम बात करें। स्पोर्ट्स का कोई इवेंट हो तो स्टूडियो में आ जाते हैं। बहरहाल ये तबसरा अपनी जगह। ये मुझे बताइए कि इस मामले पे प्राइस कंट्रोल का काम इस वक्त है किसका? इन्हीं लोगों का है जिनका हम तस्करा कर रहे हैं, या फिर यहाँ पर भी वजीर आला जस्टिस मकबूल बाकर साहब बाहर निकलें तो कुछ होगा? यहाँ तो बहरहाल वज़ीर आला में बाहर निकलते नजर नहीं आए। उन्होंने इंतजामिया को हिदायत की है, इंतजामिया अपने तौर पे कोशिश कर रही है, लेकिन इंतजामिया यहाँ पे छोटी सी एक बात है कि सब्जी मंडी, होलसेलर, मिडिलमैन और रिटेलर, ये चार लोग हैं। अगर इनको कंट्रोल किया जाए तो कीमतों में कंट्रोल किया जा सकता है। रिटेलर कहता है मिडिलमैन ने महंगा दिया है, मिडिलमैन कहता है होलसेलर ने महंगा दिया, होलसेलर कहता है सब्जी मंडी या दूध मंडी ने महंगा दिया है। ये सिलसिला कराची में ये बहुत बड़ा गंभीर है कि ये चारों को अगर काबू किया जाए तो कीमतों को कंट्रोल किया जाता है। असिस्टेंट कमिश्नर साहबान छापे तो मारते हैं। अभी भी मैं जिस मार्केट में खड़ा हूँ यहाँ पर भी गुज़िश्ता रात इन्होंने छापे मारे, सब्जी की दुकानें सील की, गोश्त की दुकानें सील की। वो हल नहीं है। जुर्माने कर दिए जाते हैं हजारों रुपए के, वो जुर्माना दे देते हैं, वो महंगा बेच के अपना जुर्माना पूरा कर लेता है। तो ये हल नहीं है। कराची में जिस तरह बताया कि सब्जी मंडी से लेकर रिटेलर, अब जो कमी हुई है, बड़ी कमी हुई है, तो आपको लगता है कुछ एक दो दिन में जरा सा इस पे एक्शन होता दिखाई देगा? क्योंकि अब तो वजीर आजम ने भी हिदायत कर दी है, कुछ इस पर एक्शन होता दिखाई देगा? आप लग रहे हैं कुछ चेंजेस हो सकते हैं? चेंजेस ये नजर आई है कि असिस्टेंट कमिश्नर फाल तो हुए हैं। जैसे दूध की कीमतों पे इन्होंने जोर लगाया था, 200 रुपए तक आ गया है, जो 230 रुपए फरोख्त किया जा रहा था, अब तमाम जगह पे 200 रुपए फी लीटर फरोख्त किया जा रहा है। सब्जियों पे अब कंट्रोल करना कमिश्नर साहबान, असिस्टेंट कमिश्नर साहबान का काम है कि ये रोजाना की बुनियाद पर निकले, सुबह निकले, दोपहर निकले, शाम निकले, मुख्तलिफ बाजारों में चक्कर लगाते रहेंगे तो उठ जाएं और आवाम के दर्दों का जी मदावा करें, किसी तरीके से उनकी जो इस वक्त मुश्किलात है उन्हें कमी करें। थैंक यू सो मच अंजुम वहाब। हमारे साथ अलमास मौजूद थे, हमारे साथ शहजाद महमूद थे। आप तीनों का तो 3 शहरों की सूरत हाल हमने जानी है। गवर्नर सिंध कुछ फरमा रहे हैं? गवर्नर सिंध साहब जाहिर है कि अच्छे भले आदमी हैं। वो ये कहते हैं कि पेट्रोल 40 नहीं 140 रुपए कम होना चाहिए। तो जाहिर है उन्होंने बात दुरुस्त फरमाई। फिर उसके बाद बल्कि 140 कम होगा तो क्या आ जाएगा? मैं तो इमेजिन करना शुरू हो जाता हूँ। अच्छा, और मजे की बात ये कहते हैं जी, जो जिसकी 3 लाख रुपए भी तनख्वाह है ना, वो भी गरीब है, और जाहिर है वो अब उसके हालात वो नहीं रहे। फिर ये कहते हैं दुआ है महंगाई खत्म हो, इस महंगाई के तूफान में कम से कम तनख्वाह, ये बात मुझे सबसे अच्छी लगी गवर्नर सिंह की जी, कम से कम तनख्वाह 1 लाख रुपए होनी चाहिए। अभी कितनी है? 35,000 रुपए है, वो भी नहीं मिलती। 1 लाख रुपए होनी चाहिए, वो भी नहीं मिलती है लोगों को, वो भी नहीं मिलती है। तरह तरह के ढकोसले होते हैं। हाँ जी। अच्छा, फिर उन्होंने अपने एक सफर से मुतालिक भी बताया कि उनका जहाज पहले जो है वो थोड़ा सा ये टर्बुलेंस का उसको सामना करना पड़ा। फिर पड़ोस में बैठे हुए पायलट ने क्या कहा, तो गुफ्तगू है जी गवर्नर साहब की हमारे पास, क्या फरमाया? हाँ, तो बस सुनवाते हैं ना, सारा कुछ हम क्यों बता दें। अच्छा जी, अब आपको जरा ये बता दें कि एक तरफ तो रिलीफ, लेकिन दूसरी तरफ आवाम के ऊपर एक और जी बोझ आने वाला है, और वो ये कि गैस के निर्ख 100% बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है कि समरी तैयार हो गई है। तो निगरा हुकूमत ने पेट्रोल बम तो नहीं गिराया, लेकिन गैस बॉम्ब की यहाँ पर हम बात करेंगे। गैस के निर्ख बढ़ाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, और गर्दिशी कर्जों में इजाफा बताया जा रहा है। इस पर IMF ने इजहार तशवीश किया है। उसके बाद हुकूमत ने गैस 100% महंगी करने का फैसला किया है, और गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा आपको बता दूं जी 2700 अरब रुपए तक पहुंच गया है। और अब ये है कि पेट्रोल भी महंगा होगा, तो पेट्रोल तो सस्ता हो रहा है लेकिन बिजली फिर महंगी होगी, और ये सारा कुछ होगा। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ, ये तो वही सूरत हाल हुई कि जैसे आपने एक जेब से पैसे निकाले दूसरी जेब में डालिए। जैसे मैंने ये पॉकेट स्क्वायर निकाला, इसको सीधा किया, झाड़ा, खूबसूरत अंदाज में यूं रोल किया, और फिर उसके बाद अंदर की किसी जेब में डाल दिया, क्योंकि इस साइड पे जेब नहीं है।
अच्छा, एक हाथ से लें तो दूसरे हाथ मतलब से ये नहीं कि कहीं ना कहीं से आपके खर्च निकल रहे हैं, इधर आपने पैसे बढ़ाए, अच्छा दूसरी साइड से आपसे हिसाब पूरा कर लेंगे और आवाम खुश रहेंगे, वाह जी वाह पेट्रोल में बड़ा कमी कर दी, फलाने में कमी कर दी, ये किया वो किया। चेक करें अशफाक कि अब तो सर्दी भी आ रही है और सर्दी में ज्यादा इस्तेमाल किसका होता है? गैस का इस्तेमाल होता है। पहले ही लोड शेडिंग हो रही गैस की, तो अब अल्लाह जाने अब क्या होगा सर्दियों में, क्या अवर्ज होंगे, कितनी गैस मिलेगी लोगों को, ये कुछ नहीं मिला, अल्लाह खैर करे। अब जी सारी जो एडजस्टमेंट है ना कर्जों जो आप लोग लेते हैं IMF से या पता नहीं किस किस से, वो आप अवाम की जेब से निकाल के भरते हैं जी, तो और आपके खर्चे कम नहीं होते, आपके खर्चे कम, आपकी जो लग्जरी आसाइशें पुरतायुश लाइफ जो है ना वो कम नहीं होती। कितनी अच्छी बात है, बंदा अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए जाए, फिर इधर उधर से घूमता घूमता आ जाए। किसकी बात कर रहे हैं? ऐसी जनरली बात जो जाते हैं, वैसे कोई बात नहीं, रास्ते में पड़ के आता है ना वो मुल्क है। हाँ, हमारे रास्ते में मैं ऑफिस इतनी दफा आता हूँ, मेरे रास्ते में तो कोई जगह नहीं पड़ती। रूट चेंज किया कि पेट्रोल लगता है हर जगह। यूके आ गया, आप साइट एरिया आ रहे हैं, आप अक़वाम मुत्तहिदा से थोड़ी चले आ रहे हैं। जो बात है। अच्छा जी, ब्रेक ले रहे हैं, अब तो ब्रेक ही बनता है, ब्रेक के बाद आते हैं। अशफाक, कुछ टिकर चले थे कराची में ज़लज़ले के झटके, हाँ आपको महसूस हुआ? 3.1 नहीं महसूस नहीं हुआ, लेकिन बाद में खौफ बहुत आया, क्योंकि वो जब खबर चली तो वो कायदाबाद और लांढी इस तरह की तस्करा किया गया था, एपी सेंटर का भी बताया गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो ज्यादा नहीं था। लेकिन 3.1 में मतलब हिलता जुलता, और हम हैं फॉल्ट लाइन पे, हम फॉल्ट लाइन पे, अल्लाह ताला रहम फरमाए, अल्लाह सबको महफूज रख, दुनिया भर में जो लोग हैं उनको महफूज रख। अच्छा, अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मर्ज का कि जिसको लोग बड़ा अंडररेटेड तस्वुर करते हैं, यानी कि आप ओवरऑल बात करें कि वो एक शेर था ना कि कोई एक दर्द हो तो मदावा भी करें, दर्द दिल, दर्द जिगर, दर्द कमर तीनों हैं, लेकिन इसमें गुर्दों की तकलीफ का नहीं है। हालांकि ये बड़ी पेनफुल एक होता है अगर आपको गुर्दों का दर्द खुदा न खास्ता हो और आपकी जिंदगी अजीरन हो जाती है, और जिनके गुर्दे खुदा न खास्ता श्रिंक हो जाए या नाकारा हो जाए तो उनके लिए एक बड़ा एक तकलीफ अच्छा, सोचें बड़ों के लिए ये बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर ये चीज बच्चों में आ जाए, बच्चे बड़े तो बड़े, बच्चे भी आजकल इसका शिकार हो रहे हैं, और छोटे बच्चों में इस बीमारी जोर पकड़ती जा रही है। गुर्दे में पत्थरी की कई वजूहात भी हो सकती हैं। अच्छा, हमें उमूमन ये बताया जाता है कि जो लोग पानी कम पीते हैं वो इसका शिकार हो पानी फौरन पिया ये हाँ, और बच्चों के साथ मसला यही है, आप उनके पीछे लगे रहें, आप उनको स्कूल जाते हुए बकायदा थर्मस दें, लेकिन वो पानी वैसे का वैसे लेके भी नहीं जाते भाई, लेके छोड़ के चले जाते हैं, लगता है एक्स्ट्रा बोझ है, ऑलरेडी उनके बैग्स जो हैं वो इतने हैवी हैं। तो जी, पानी में नमक का इस्तेमाल, अच्छा पानी का इस्तेमाल कम, और अगर ऐसी चीजों का इस्तेमाल जिसमें नमक ज्यादा है तो ये भी गुर्दों में पथरी के चांसेस बढ़ा देते हैं। अब जी, इसकी तशखीस कहा जा रहा है, बच्चों में मुश्किल होती है गुर्दों की बीमारी की, कैसे जाना जाए, वालिदैन क्या करें, इसके लिए आज हम हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है डॉक्टर मोइन अहमद कुरैशी साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। ये एक चीज मुझे बताइएगा कि ये जो अमराज हैं गुर्दे के, ये ज़ाहिर बढ़ते चले जा रहे हैं। एक तो ये है कि पानी की क्वालिटी, तकरीबन 20% से भी कम ऐसे लोग हैं जिनको साफ पानी दस्तयाब है। प्लस ये है कि उबालने का कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है, ये आरओ प्लांट्स, और जो अच्छा टॉप एंड जिसको मिनरल वाटर कहते हैं वो अफोर्डेबल नहीं रहा, तो लोग आरओ प्लांट्स वगैरह से लेके आते हैं, फिल्टर्स वगैरह से, वो कितना फिल्टर होता है सब जानते हैं। एक तो ये एस्पेक्ट आ गया। दूसरा, ये जो पथरी का हम तस्करा करते हैं, पथरी इट्सेल्फ पत्थर तो नहीं होते, वो कैल्सिफिकेशन कुछ हो जाती है। ये जब भी हमारा यूरिन जो है वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाएगा, यानी कम पानी पीने की वजह से, या साफ़ पानी नहीं है जिसमें नमकियात का तवाज़ुन ज़्यादा है, तो उस पर उन नमकियात के प्रेसिपिटेट होने की वजह से स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात को जो है बहुत हौसला अफजाई करनी होगी कि हमारे जो बच्चे हैं वो पानी की अच्छी मकदार पिएँ, उनके साथ स्कूल में पानी की बॉटल साथ देनी चाहिए, और पानी जो है साफ़ सुथरा हो, यानी उसको बॉईल करके निथार लें, ताकि उससे एक तो उसके जरासीम भी कम हो जाएंगे और उसमें जो नमकियात के मुख्तलिफ तवाज़ुन है उसमें भी कमी हो जाएगी। खासतौर पर यूरिक एसिड है या कैल्शियम है या फॉस्फेट है या ऑक्सीलेट है, ये नमकियात कम हो जाएंगे तो उनके प्रेसिपिटेट होने। सर मुझे अब एक चीज़ इसी से जुड़ी मैं बताऊँ, मुश्किल मसला है, क्योंकि एक तो गैस दस्तयाबी, दूसरा ये है कि ये तजुर्बा करके देखा हुआ ना आपने, पानी उबाला उसके बाद जो वो देगचा या जो भी चीज़ होती है वो सफ़ेद हो के नीचे से कुछ अरसे में नाकाबिले इस्तेमाल हो जाता है और बड़ी मेहनत तलब काम है। उसके अलावा कोई पूरा घर हीटअप हो जाता है, पूरा घर, कोई उसके अलावा कोई सोल्यूशन है नहीं? इससे कि हमें ये तो करना पड़ेगा, इसलिए कि उसमें हमें मल्टीपल एडवांटेजेस हैं। एक तो ये कि उससे जरासीम भी खत्म हो रहे हैं और उसके साथ साथ जो नमकियात है उसका तवाज़ुन भी कम हो रहा है, मतलब उसका टेस्ट भी लोगों को नहीं पसंद ना, बॉइल्ड पानी का। उसके साथ साथ एक चीज़ और हमें करनी पड़ेगी कि आजकल हमारे यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा रुझान है कि जंक फूड खाने का, उसमें बहुत ज़्यादा नमकियात का तवाज़ुन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट है,
तो सॉल्ट इनटेक बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए उनके अंदर। और जो दूसरी इस तरह की चीज़ें, जैसे कि अगर किसी में कोई यूरिक एसिड स्टोन के चांसेस ज़्यादा हैं, तो हम जो एनिमल प्रोटीन है उसके अंदर खासतौर पर रेड मीट है वो हमें रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अच्छा। वरना अगर एनिमल प्रोटीन बहुत ज़्यादा होगी तो ऐसे लोग जिनमें यूरिक एसिड स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा हैं उसमें यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगा। या कैल्शियम की चीज़ है तो बहुत से लोग बगैर किसी डॉक्टर के एडवाइस से कैल्शियम की टैबलेट्स खा लेते हैं। सेल्फ मेडिकेशन जो मुझे है। ये बताइए कि आपने कहा कि नमक की मिकदार ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये डिसाइड कैसे करें कि एक दिन में नमक कितना है? प्लस खाने में अब जाहिर है कि चम्मच के हिसाब से तो चीनी तो डाली जाती है, लेकिन जो बेसिक नमक होता है ग़िज़ा में वो तो जरूरी है। लेकिन हमारा ये होता है कि नमक लगा के खा रहे हैं कोई चीज, तो वो बच्चों में रुझान गलत है। आजकल बर्गर आता है तो उसमें इतने सॉसेज होते हैं, वो खट्टे मीठे ऐसे सॉसेज होते हैं उसमें। जी, नमकीन। मगर उसका एक्स्ट्रा नमक इस्तेमाल नहीं करना कि नमक लगा लगा के आप चीजें खा रहे हैं या नमक वैसे आप चाट रहे हैं, नमक का एक्स्ट्रा इस्तेमाल है वो गलत है। इसी तरह एनिमल प्रोटीन में यानी गोश्त का बहुत ज्यादा इस्तेमाल जो है वो भी गलत है। इतदाल की हद तक आप लेंगे तो वो सही है। एक चीज ये मैंने भी अभी मेंशन की कि बच्चों में इसकी तशखीस मुश्किल है, ऐसे ही है और ऐसा क्यों है? देखिए, हमें जो वालिदैन को सबसे पहले देखना चाहिए कि बच्चा जो है वो बिल्कुल नॉर्मल उसकी एक्टिविटीज़ हैं, या उसकी एक्टिविटीज़ में कोई फ़र्क तो नहीं आ रहा, या उसको कभी कभार फीवर तो नहीं हो रहा, या उसको पेशाब करने में कोई दुश्वारी तो नहीं हो रही, या उससे कोई पेशाब करने में जलन तो नहीं हो रही। और अगर वो दर्द की शिकायत कर रहा है, कमर में दर्द की, गुर्दे की जगह पर दर्द की शिकायत कर रहा है तो वो भी अहम है। अगर इनमें से कोई भी उसको अलामत जाहिर हो रही है तो फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है। उसमें सरफहरिस्त तो है कि उसका यूरिन टेस्ट होना चाहिए कि भाई यूरिन के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, यूरिन का जो है उसमें एसिडिटी या अल्कलिनिटी है नॉर्मल है, यूरिन डीआर करा लें, CS करा लें, कल्चर करा लें। फिर उसका कम से कम एक बेसिक अल्ट्रासाउंड होना चाहिए ताकि उसके गुर्दे का साइज, उसके पूरा जो पैसेज है यूरिनरी पैसेज, जिसमें कोई रुकावट तो नहीं है, कोई स्टोन वगैरह तो नहीं है, ठीक है। और फिर उसका अल्ट्रासाउंड उनके साथ साथ KUB एक्सरे, तो कम से कम 2-3 बेसिक इन्वेस्टिगेशन उसकी ज़रूर होनी चाहिए। अगर कोई उसको ऐसी अलामत जाहिर हो रही है, कहीं उसको पेन हो रहा है, अच्छा, बच्चे पेरेंट्स से बहुत सीखते हैं, लेकिन अगर पेरेंट्स ही पानी नहीं पी रहे हैं, घर में ये लाइफस्टाइल ही नहीं है हेल्दी खाने का, इस अप्रोच का, तो फिर बच्चा क्या सीखेगा? सही कह रहे हैं। वालिदैन को खुद भी इस पर अमल करना चाहिए और बच्चों को भी इसमें इंकरेज करना चाहिए। यहाँ एक चीज़ पे मैं और तवज्जो देना चाहूँगी, जो पैदाइश की फ़ौरन बाद जो है ना, ये गौर करना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे ने नॉर्मल यूरिन पास किया या नहीं किया, क्योंकि बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो कंजेनाइटल होती हैं। कि अगर वो अब तो अल्ट्रासाउंड के अंदर इवन जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वहाँ भी उसमें अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि गुर्दे का साइज़ सही है, या गुर्दे से लेके और पेशाब के सुराख तक पूरे पैसेज में कहीं कोई रुकावट तो नहीं है, कहीं कोई स्टोन तो नहीं है, कहीं और किसी वजह से। क्योंकि बाद में बच्चे में सिर्फ इसका पेशाब का सुराख तंग है, उसकी वजह से उसको ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, या उसको पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल यानी कि पेशाब के अमल में रुकावट आ रही है किसी किस्म के, तो उसमें जो यूरिन बाकी रहेगा, जमा रहेगा मसाने के अंदर या गुर्दे के अंदर, तो उसकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन। सर मुझे एक चीज़ बताइएगा, वन लास्ट थिंग, आपके पास ज़्यादातर जो केसेस आते हैं वो पथरी से मुताल्लिक आते हैं? जी जी। या फिर गुर्दों के किसी और मर्ज से मुताल्लिक आते हैं आजकल खास तौर पर, वो क्या आते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा तो इन्फेक्शन। हाँ, इन्फेक्शन में देखिए सफाई की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अक्सर छोटे बच्चों में ये होता है कि उनको पैम्पर बांधा हुआ है तो पैम्पर बर वक्त चेंज नहीं किए जाते, पैम्पर वेट हो गया, 24 घंटे पर चला वो एक पैम्पर बंधा हुआ है, जो एरिया वेट रहेगा तो उसमें इन्फेक्शन के जो चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि स्टैंडिंग इन्फेक्शन होगा और वो जो जरासीम है वो पेशाब की नाली में ऊपर तक। कितने टाइम में चेंज कर लेना चाहिए? जब वो वेट हो जाए तो उसको चेंज करना चाहिए, बिल्कुल। और ज़ाहिर बच्चों के साथ इशू है, वो बता भी नहीं सकते, वो तो ये पेरेंट्स को ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो आजकल ऐड चल रहे होते हैं कि जी ये ड्राई रहता है, देखें जी, तो बच्चों के लिए तो इस तरह के भी, तो वो माँ की जिम्मेदारी उसको चेक कर ले, अगर ड्राई है तो ठीक है आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन ड्राई नहीं है, वेट हो गया है तो उसको लाजमन चेंज करें। ये नहीं कि आपने 8 घंटे तक उसको रखना है। हाँ, बिल्कुल, 24 घंटे लोग बंदा रहने देते हैं। और ये मौरूसी भी होती है? मौरूसी भी बिल्कुल होती है। तो अगर वालिदैन में या किसी में पथरी वगैरह है तो ऐसे बच्चों का फिर जो वो केमिकल जो होता है नमकियात का तवाज़ुन वो खून में चेक करना चाहिए कि ब्लड के अंदर कैल्शियम, फॉस्फेट, यूरिक एसिड वगैरह इनकी मिकदार देखनी चाहिए, ताकि उस बच्चे में ये टेंडेंसी तो नहीं है। क्योंकि जियोग्राफिकल फैक्टर भी होते हैं, हमारा पाकिस्तान जो है उस बेल्ट पर वाक़ है जिसमें स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा। और इस लिहाज से, और अगर वहाँ पे अगर एक मौरूसियत का अंसर भी हो गया तो 2+ हो गए। तीसरा, अगर उसमें इन्फेक्शन भी ऐड हो गया तो उसकी वजह से और ऐड हो जाएगा। खासतौर पर कोई डायबिटिक जिनमें हिस्ट्री वगैरह है, डायबिटीज़ वगैरह है, तो वहाँ पे भी चांसेस और बढ़ जाएंगे। ना हेल्दी लाइफस्टाइल एंड एक्सरसाइज है हमारा, तो कल्चर तो ये है कि उसके साथ ये अच्छी मकदार में पानी लिया जाए ताकि हाइड्रेशन अच्छी रहे बच्चे की। कोई ज़रा भी इन्फेक्शन उसको हो रहा है, फीवर वगैरह हो रहा है, तो उसका बर वक्त तदारुक किया जाए, वरना इन्फेक्शन की वजह से भी स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ेंगे। और फिर उसका अगर कभी कोई ऐसी अलामत है तो उसका एक पूरा अल्ट्रासाउंड असेसमेंट जरूरी है कि भाई गुर्दा कैसा है, गुर्दे की नाली कैसी है, मसाना कैसा है, ये सारी चीजें जानना जरूरी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। और यूजफुल ये अब एक ब्रेक से पहले हम एक अहम अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं जी, और आपको बता दें वो आप सबका इस वक्त मसला है महंगाई। और महंगाई के दौर में अगर किसी के घर में हो शादी
तो वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। मतलब क्या क्या करें, जाहिर है कहते तो यूं हैं अमूमन कि देखें जी हमें आपकी लड़की से हमें जहेज में ये नहीं चाहिए, लेकिन भाई लड़की के भी अरमान होते हैं। वो कहती है मुझे गोल्ड चाहिए, मुझे अपनी शादी पे ये सोना चाहिए, फर्नीचर चाहिए, चीजें चाहिए। अब इसके लिए क्या सहूलत हो सकती है वो हम आपको बताते हैं ARY के प्लेटफॉर्म से जी, कि एक जबरदस्त सी आपके लिए खबर है कि खासतौर पर जिनकी शादी होने जा रही है उनके लिए कि ARYB ग्लोबल और दुबई इस्लामिक मिलकर ला रहे हैं सहूलत से शादी। और ये जो होगा ये द वेडिंग एक्सपो होगा कराची में, और इसकी डेट मैं बता देती हूँ इस इवेंट की। इसमें होंगे जी इवेंट प्लानर्स भी होंगे और तमाम तर सूरत हाल ऑर्गेनाइजर्स आपको बताएंगे। 21 और 22 अक्टूबर को एक्सपो सेंटर हॉल नंबर 6 में होने जा रहा है ये। और इस महंगाई के दौर में दुबई इस्लामिक बैंक की जानिब से रिबा फ्री पर्सनल फाइनेंस भी हासिल किया जा सकता है। अच्छा जी, तो इसके अंदर ये है कि ARY सहूलत वॉलेट के जरिए शॉपिंग पर 80% आप गोल्ड भी बचा सकते हैं, और इसके अलावा $1 डील, 1 टच रिवॉर्ड में पार्टिसिपेट करके बहुत कुछ रिवॉर्ड भी हासिल कर सकते हैं। आई मीन यू ऑल कैन पार्टिसिपेट इन दैट। और दूसरा इसके अलावा अपनी फैमिलीज के हमरा वेडिंग एक्सपो जरूर जाएं और ARYB ग्लोबल के स्टॉल से कस्टमाइज्ड ज्वेलरी, ब्राइडल ड्रेसेस, फर्नीचर, हनीमून पैकेजेस, सोचें हनीमून पैकेजेस भी यहाँ पे मिल रहे हैं आपको। और साथ ही जी इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम है वो भी आजकल बहुत महंगे हो गए हैं, वो भी आसानी से मिल सकते हैं। ये कुछ और बहुत कुछ आप अपनी पसंद की चीजें ले सकते हैं। कि हम सफर आपने चूज करना है, बड़ी सहूलत के साथ ले सकते हैं। ठीक है। सो रिमेंबर द डेट्स 21 एंड 22 अक्टूबर। क्या फरमा रहे हैं आप? मैंने कहा हम सफर आपको खुद चूज करना है। इतनी सारी बातें मिल जाती है ना, वो शायद हम सफर तो जाहिर चूज करेंगे तो वो यहाँ पर आएंगे ना। पहले अपने सफर को आसान पहले हम सफर चूज करेंगे, वो ऐसे थोड़ी होगा कि पहले शादी का सिलसिला पूरा लोग सोचते हैं ना कि जहाँ इतना कुछ मिल रहा है शायद लड़की भी मिल जाए या लड़का। सॉरी, मैंने आपको इंट्रो में सही इंट्रोडक्शन कराया था ना, इस बंदे ने खुद ही कहा था ये कौन है। ब्रेक ले रहे हैं, वक्फा। अच्छा जी, तो बात यह है कि दुनिया इस वक्त कई संगीन और पेचीदा मसाइल का सामना कर रही है, जिसमें एक गुर्बत की शरह में इजाफा एक बड़ा चैलेंज है। और 17 अक्टूबर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गुर्बत के खात्मे का दिन मनाया जाता है। हालांकि जो हालात हैं मुझे लगता है कि वो उसमें ज़्यादा बेहतर ये कहना है कि गरीब के खात्मे का दिन ये मनाया जा रहा है, बिकॉज गरीब जो है वो उनके लिए तंग कर दी गई है, जिंदगी अरसा हयात तंग कर दिया गया है। सांस लेना भी उसके लिए मुहाल है, जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। और सोचें रिसर्च तो ये भी बता रही होती है जितना आप स्ट्रेस लेंगे उतनी आपकी जो लाइफ स्पैन है उसमें भी कमी होगी, लाइफ क्वालिटी भी मुतासर होगी। अच्छा, आलमी इंडेक्स के मुताबिक तकरीबन 1.1 अरब आबादी गुर्बत का शिकार है और दुनिया में हर 6 में से 5 गरीब, अब आप ये चेक करें, हर 6 में से 5 गरीब अफ्रीका जुनूबी एशिया में रहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने अहदाफ जी तय किए हैं कि 2030 तक दुनिया से गुर्बत का खात्मा शामिल है। पाकिस्तान में 47% अफराद खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। और इसमें भी हम आपको बता दें बलोचिस्तान में शरह सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पर सिंध, तीसरे पर खैबर पख्तूनख्वा और सबसे कम गुर्बत कंपैरेटिवली पंजाब में है। अच्छा, लाहौर में भी गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो इस दिन का मकसद क्या है मनाने का, इस हवाले से हमें रिपोर्ट कर रही है लाहौर से सिद्रा गयास। ऑलराइट जी, आपने सिद्रा गयास की रिपोर्ट तो मुलाहिजा कर ली, इस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशियात खाकान नजीब साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन द मॉर्निंग। भाई, ये 2030 तक गुर्बत का खात्मा अक़वाम मुत्तहिदा का ये एक अज़्म है, एक ख्वाहिश है क्या आई डोंट नो, लेकिन ये है कि गुर्बत जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो मुझे लग रहा है गुर्बत मकाओ से ज़्यादा तो गरीब मकाओ मुहिम चल रही है ओवरऑल इस वक्त। आपके क्या कमेंट्स हैं इस पे? देखिए अशफाक, जो पॉवर्टी है उसको ओवरकम करने का अगर आप तरीका ढूंढना चाहते हैं तो वो एक ही है, एक्चुअली और कोई तरीका है नहीं। अगर आप चाइना में देखें तो जो इन मोस्ट रीसेंट टाइम्स अगर किसी मुल्क ने अपनी पॉवर्टी से लोगों को निकाला है तो वो चीन था। अब चीन आपका बेहतरीन दोस्त है तो उसी से हम सीखने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या ऐसा काम किया। 800 मिलियन दुरुस्त जी सदर। उन्होंने क्या ऐसा काम किया, उन्होंने जो वाहिद एक काम किया जो पाकिस्तान नहीं कर पाया वो ये था कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, काश मैं आपके साथ एक ग्राफ शेयर कर पाता तो आप देखेंगे कि वो बढ़ती है गिरती है, बढ़ती है गिरती है, और उसके एम्पलीट्यूड्स भी बहुत हैं। कभी 6% पे जाती है, अगले साल
सिफर हो जाती है, फिर नेगेटिव हो जाती है। हमने कई दिहाइयों से हमारा जो ग्रोथ का ट्रेंड है, ग्रोथ क्या चीज है कि हुजम बढ़े इकोनॉमी का, हुजम बढ़ेगा तो नौकरियां क्रिएट होंगी। चाइना का सिंगल फैक्टर पॉवर्टी से लोगों को निकालने का चाइना की ग्रोथ रेट था जो कि 7-8% पे था। पाकिस्तान का ग्रोथ रेट डिक्लाइनिंग है, उसका एम्पलीट्यूड यानी कि वो ऊपर नीचे जाता है। मैक्रो उसके क्या डिफरेंट फैक्टर्स हैं? जाहिर है उसके पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होंगे, पॉलिसी चेंजेस भी होती हैं, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, कंसिस्टेंसी नहीं है, यही फैक्टर्स हैं? या आप समझते हैं कुछ मेजर जो फुकदान है वो अच्छी पॉलिसी नहीं बनाई जाती, अवाम दोस्त पॉलिसी नहीं बनाई जाती? सदफ, अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता तो इसका जवाब मैं देता ऑल ऑफ द अबव। आपने ठीक चीजें सामने रखी हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक इंग्रेडिएंट है जो इस ग्रोथ में जाता है। इसी तरह गुड पॉलिसी सदफ एक इंग्रेडिएंट है जो इस चीज में जाता है। पाकिस्तान इन सब चीजों पे पीछे रह गया है। अब आप ये देखिए, पिछले 20 साल में पाकिस्तान की पर कैपिटा यानी कि पर पर्सन जो ग्रोथ थी वो 1.7% थी। साउथ एशिया की ये ग्रोथ 4% के करीब थी। अब अगर ऐसा होगा तो पाकिस्तान में ऑब्वियसली पर पर्सन पॉवर्टी से निकालना बहुत मुश्किल है। सो आपने 2 फैक्टर सामने रखे। तीसरा ये रखिए कि हम कॉम्पिटेंट टीम भी नहीं बिल्ड कर पाए कि वो सब जो इंपॉर्टेंट काम है वो कर सके। अब चाइना से दूसरी क्या चीज फर्क थी हमारे यहाँ? एक ये फर्क था कि हम जहां पे इन्वेस्ट कर रहे थे डॉलर में, रियल एस्टेट में और सोने में, वो इन्वेस्ट कर रहे थे कि वो दुनिया की फैक्ट्री बने, यानी कि दुनिया की चप्पल वहां से जाए, दुनिया की नीडल वहां से जाए, दुनिया की माइक्रोचिप वहां से जाए। हम अपनी इन्वेस्ट ना ह्यूमन रिसोर्स में कर पाए हैं, ठीक है, और ना ही हम इन्वेस्ट मैन्युफैक्चरिंग में कर पाए। ये है कलीदी फर्क, ये बड़ा डिफरेंस है। थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान। और जाहिर है वो कुछ ऐसे पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किए जो जरूरी हैं। यहाँ पर ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से बाखबर सवेरा में आप सबका खैर मकदम है। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सदफ कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आप 9 बजे का इंट्रो भूल गए? भूल गया मैं। या भूलना चाहते हैं? बैठे बिठाए मेरे का मैं खैर मकदम को और लोगों को ये तासुर देने की कोशिश करूँ जैसे मैं सोलो कर रहा था और आप एकदम बीच में आ गए। ये तासुर आप तो हमारे पहली मेहमान जो हमारे साथ जो हमारी टीम है ना, ये मुझे इस फ्रेम से हटाएगी ही नहीं। तो आपका ये तासुर, ये सारी साजिशें नाकाम बना दी हैं टीम ने मेरे साथ मिलकर। ख्वातीन हज़रात, तो हमें प्रोग्राम में पहले मेहमान के तौर पर ज्वाइन करिए सदफ अब्दुल जब्बार, मुल्क की मारूफ एंकर पर्सन और साफी तजिया का, अपने तय तजिया का कर दे। हम ये जो अंजुमन बाहिम सताइशी, यही जुमला होता है, अंजुमन सताइश बाहिम। तो बहरहाल बहुत से मसाइल हैं इस दुनिया में जिनका हम तज़किरा करेंगे। और बात यह है कि जो इस वक्त दुनिया की सूरत हाल है और जो मुसलमानों की कसमा पुरसी का आलम है दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में, कश्मीर की मिसाल आज देख लें आप, फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है मुसलमानों के साथ, जो गज़ा की सूरत हाल है जहाँ पर 2.2 मिलियन यानी कि 22 लाख लोग जो हैं इस वक्त बहिमाना बमबारी का सामना कर रहे हैं, एक जारहियत का सामना कर रहे हैं कि ना सिर्फ ये कि ज़मीनी ऑपरेशन, उनके पानी, खुराक, हर चीज़, अद्वियात, हर चीज़ बंद है। कहीं पर जंगें हो रही होती हैं तो हम नॉर्मली सुना करते थे कि वहाँ पर इमदाद करने के लिए जो जाने वाले लोग होते थे उनको मौका मिलता था, लेकिन यहाँ पर एक ओवन बना दिया उन्होंने। हॉस्पिटल्स क्योंकि वहाँ पर भी उनको भी नहीं बख्शा, तो बाकायदा जो आइसक्रीम के लिए डीप फ्रीजर्स हैं वहाँ पर लोगों की लाशें रखी जा रही हैं। तो यानी कि कहते हैं ना, इस वक्त जो वहाँ पे सूरत हाल है, और ये तो आपको वो लोग दिख रहे हैं जो मलबे से बचा लिए गए, किसी तरीके से उन्हें फर्स्ट एड दी जा रही है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी मलबे तले दबे हुए हैं। और इसराइल की बर्बरियत जारी है, हुकूमत की, रियासत की एक बर्बरियत जारी है। रियासती बर्बरियत। हमास ने जो अटैक किया वो किसी हुकूमत को रिप्रेजेंट नहीं करा। बार बार फलस्तीन की हुकूमत ये कहती है जी वो हमें रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन इसराइल जो कर रहा है और इसराइल के साथ जो खड़े मुमालिक हैं वो सब के सब इस बर्बरियत का हिस्सा हैं। इन जो खून हो रहा है, जो नाहक बच्चे मासूम जिनकी जानें जाया जा रही हैं, किसी भी, चाहे वो आदमी हो औरत हो, नाहक जिसका खून जा रहा है वो इन सब मुल्क के हाथों पर है।
1030 बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि शोधा की तादाद 2800 हो गई, जिसमें 1000 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। हजारों अफराद मलबे तले जिंदगी और मौत के लिए लड़ रहे हैं और मुर्दा खानों में लाशें रखने की जगह नहीं बची है। वहशियाना बमबारी में जख्मी होने वालों की तादाद 11,000 तक पहुंच चुकी है और जैसे कि अशफाक ने भी मेंशन किया कि उनको अगर कोई एम्बुलेंस भी जाए तो उसको भी नहीं बख्शा जाता, वहां पे फर्स्ट एड और इस तरह की इमदाद नहीं मिल पा रही। 9/11 के बाद जो मैंने हाल देखा था, और हालांकि 9/11 की वजूहात 9/11 कमीशन की रिपोर्ट तो अपनी जगह, खैर उन्होंने अपनी नेशनल सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए की, लेकिन अगर 9/11 को इटसेल्फ देखा जाए तो उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको इसराइल का हाथ दिखाई देता है। जो देखने वाले हैं वो मानते हैं। अभी कल एक वाकया पेश आया जिसने मुझे हिला के रख दिया, जिसके ऊपर अमेरिकन प्रेसिडेंट का भी बयान सामने आया था कि एक जुनूनी ने 75-76 साल शख्स है, उसने अपने किराएदार ये शख्स पर हमला कर दिया। एक औरत और एक मासूम बच्चे, 6 साल का बच्चा था और वो अपनी जिंदगी से गया। 26 जख्म थे उस मासूम बच्चे के लाशे पे जब उन्होंने बाद में चेक किए। उस औरत को भी सीने पे, टांगों पे, बाजुओं पे, यानी कि जिस तरह वो बेचारी उस खंजर से अपने आप को रोकने की, अपने बच्चे को रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन ये खबीस शख्स उनसे न जाने कौन से नाकर्दा जुर्म की सजा देता रहा। हेट्रेड क्राइम है, ये हेट क्राइम है और इसके ऊपर जो अमेरिकी प्रेसिडेंट है उन्होंने ट्वीट भी किया है, आप चेक करें। और ये फलस्तीनी फैमिली बताई जा रही है, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ गुंजाइश नहीं है हेट क्राइम की। आप एक तरफ तो ये ट्वीट कर रहे हैं कि हेट क्राइम की गुंजाइश नहीं है, आई डोंट नो इस शख्स को सजा होगी कि नहीं होगी, लेकिन दूसरी तरफ आप इसराइल को हर तरह का बारूद, हर तरह का असला, सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो, हम चाहते हैं सीज फायर हो और आप चाह रहे हैं कि एस्केलेशन बढ़े। तो ये दोहरा म्यार समझ नहीं आता। एग्जैक्टली तो ये अब जो सूरत हाल है इस पर जाहिर है कि हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। और ज़ाहिर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान दफ्तर खारजा, उनसे बात कर लेते हैं। मैसेज जो है इट शुड बी लाउड एंड क्लियर। तो मुमताज साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और जाहिर है इस वक्त तमाम जो मुल्क हैं दुनिया में वो यही सोच रहे हैं कि किसी तरीके से जंग बंदी हो जाए, किसी तरीके से टेबल पर आ जाए। टेबल पर आना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जो इस वक्त वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी है, पानी बंद है, बिजली बंद है, इंटरनेट बंद है, लोगों के पास हर किस्म की सहूलत बंद है, तो आपके ख्याल में ये मामला मजीद संगीन होता आपको नजर आ रहा है? एज एन ऑब्जर्वर आप क्या देखते हैं? और एक चीज ये सदफ के जो दुनिया भर में जो मुसलमान हैं उन सबको एक साथ मिलकर इस मामले पर बात करनी चाहिए, और ख़ासतौर पर ये जो सुपर पावर्स हैं और ख़ासतौर पर जो इन्फ्लुएंशियल मुसलमान ममालिक हैं उनको इस पर बात करनी चाहिए। तो मुमताज़ ज़हरा बलोच हमारे साथ मौजूद है, तर्जुमान दफ्तर खारजा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुमताज़ साहबा, इस वक्त ना सिर्फ ये कि इमदाद, बल्कि मुझे एक तो चीज़ ये बताइए कि आप लोग जिस तरीके से उन्होंने एक तरीके से कब्जा किया हुआ है वो तो एक अरसे से है, लेकिन जब उन्होंने अपनी तरफ से खुराक, अद्वियात और पानी का सिलसिला बंद कर दिया है, तो किस तरीके से फ़लस्तीनियों तक जो इमदाद आप भेजना चाह रहे हैं वो पहुंचाई जा सकेगी? इस बात को कैसे इंश्योर किया जाएगा कि वो पहुंचे वहां तक? जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान का ख्याल है कि इस वक्त जो हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई एक मुश्किल सूरत हाल में हैं, उसमें हमें उनकी करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, पाकिस्तान के अवाम को उनका साथ देना चाहिए। और इस सिलसिले में हमने ये फैसला किया है कि हम एक इमदाद भेजेंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ। ज़रा बलोच साहिबा, इस वक्त वज़ीर आज़म क्योंकि चाइना में मौजूद हैं और उनकी थिंक टैंक वहाँ पर जो मौजूद है उनसे वो खिताब कर रहे हैं। Joining me at this brainstorming event. We have gathered at an opportune time when China and Pakistan are distinguished guests. Ladies and gentlemen, Ni hao and good morning. It is my profound pleasure to welcome you all to today's interactive discussion. I thank you for taking out the time and joining me at this brainstorming event. We have gathered at an opportune time when China and Pakistan are celebrating the accomplishments of China-Pakistan Economic Corridor in the last 10 years. The time is ripe to reflect on the journey thus far, identifying the success and reviewing the lessons learned, while charting out a map for the next phase of the project. China and Pakistan have a time-tested relationship based on mutual trust and shared interests. Despite the vagaries of international politics, our friendship has remained steadfast, resilient, and forward-looking.
There is no bilateral relationship more important and consequential for Pakistan than its friendship with China. This special relationship enjoys across the board national consensus in Pakistan. There should be no doubt that Pakistan will not allow anything to undermine our unique affinity and affection for China. Distinguished guests, CPEC, as the flagship project of President Xi's Belt and Road Initiative, is a manifestation of Pakistan-China strategic cooperation. It symbolizes coordinated efforts of the two countries to bring their economic and trade ties at par with their excellent political relations. For Pakistan, CPEC is a transformative project, central to advancing our national agenda for sustainable development. From Gilgit-Baltistan to the deep seaports of Karachi and Gwadar, the socio-economic landscape of Pakistan has been transformed in the last 10 years, thanks to CPEC. Our infrastructure has been upgraded and the potential of our large youthful population unleashed. CPEC is already proving to be a catalyst for job creation, poverty alleviation, and rural revitalization, giving strength to the vulnerable and the underprivileged and reaching the remote sections of the society. I myself come from Balochistan, a comparatively less developed province of Pakistan, and genuinely believe that CPEC is a beacon of development, progress, and prosperity for the people of my province. Ladies and gentlemen, CPEC, however, is not just an economic corridor. It's a symbol of China-Pakistan strategic trust. It is also an expression of Pakistan's determination to achieve progress and a pathway to a bright future. As CPEC continues to unfold, we are poised to unlock unprecedented opportunities that will shape our destiny and contribute to regional prosperity. Through CPEC and its extension to Afghanistan and other countries in the region, we are seeking to create new drives of growth that will accrue benefits for the wider region and beyond. Both China and Pakistan are determined to make Gwadar a hub for regional connectivity that will facilitate cross-regional trade, including between Central Asia and the Middle East. This will foster new opportunities and generate hope for a better future for millions of people across these regions. True to the spirit of shared prosperity, we are open to welcoming new partners who wish to join us in drawing benefit from CPEC. Since the landmark visit of President Xi Jinping to Pakistan in 2015, CPEC has made significant strides, such as adding 800 kilometers of roads and motorways into our network, injecting more than 8,000 megawatt of energy into our national grid, and generating more than 200,000 new jobs for our people. It is time now to take another leap forward. Distinguished guests, Vice Premier He Lifeng, during his recent visit to Pakistan in 30th July to 1st August 2023, outlined a comprehensive strategy for the future by proposing 5 corridors under CPEC, namely the corridors of growth, livelihood, green economy, innovation, and inclusiveness and openness. Inspired by this framework, I want to share my government's vision to alleviate the transformative nature of CPEC to even greater heights, making it a true game changer for Pakistan. 1. The next phase of CPEC should seek a deeper integration of our economies with a focus on diversification and innovation. We aspire to learn from the Chinese model to build our industrial parks and SEZs. Together, we took a vital step forward with the signing of CPEC Framework Agreement on Industrial Cooperation in 2022. We must now fully utilize this framework as an instrument for the mutual benefit of our two countries. 2. As part of the efforts to promote the Green Corridor, we would like to invite Chinese companies to invest in solar parks in Pakistan.
Such investments will entail a twofold benefit. On the one hand, they will support Pakistan's endeavors toward climate action, and on the other, they will help us reduce our burgeoning energy import bill. We are already working to ramp up the share of renewables in our energy mix to as much as 65% by 2030. Despite challenges, we are confident of reaching this target, including through CPEC investments in the clean energy sector. There is a need to strengthen connectivity and linkages between China's Xinjiang and Pakistan, including Gilgit-Baltistan, strategically located on the western side of the China. Xinjiang is already playing a vital role in promoting trade and connectivity. The region has also successfully achieved comparative advantage in several areas, especially agriculture and renewable energy sectors. Xinjiang's greater integration into CPEC will strengthen the economic ties between China and Pakistan, ensuring efficient movement of goods, technologies, and investments. After the BRF, I would be taking a visit to Urumqi. I'm quite hopeful that the decisions and understanding reached with the leadership in Xinjiang would usher in a new era of shared prosperity, inclusive growth, and win-win cooperation. Skill development and vocational training programs are critical to ensuring the success of CPEC. Currently, 64% of Pakistan's population is younger than 30, with 29% of the people are in the age bracket of 15 and 29. These young people can propel economic growth provided they have the requisite skills and opportunities. These are some of the ideas which I wanted to share with you to set the stage for what promises to be an absorbing session. I'm eager to benefit from your views and suggestions on how to ensure the success of CPEC in the next stage. Thank you. तो इस वक्त आप देख रहे हैं वजीर आजम पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ मौजूद हैं चाइना में। उनका ये 4 रोज़ा दौरा है चाइना का और यहाँ पर थिंक टैंक से वो मुखातिब हैं और जाहिर है उन्होंने कहा कि CPEC तरक्की मुस्तकबिल के उसूल के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इजहार है। CPEC बलूचिस्तान के अवाम की तरक्की और खुशहाली का मीनार है। तो इसी तरह से उन्होंने बताया कि चाइना से जो रवाबित हैं पाकिस्तान के खास तौर पर जो इक़्तिसादी रवाबित हैं उससे क्या क्या फ़वाइद हासिल हुए हैं और उन्होंने कहा कि यहाँ पर मज़ीद ट्रेड होनी चाहिए। ख़ास तौर पर जो गवादर है उसको इलाकाई रवाबित का मरकज़ हम बनाना चाहते हैं चीन और पाकिस्तान और CPEC के तहत 2 लाख से ज़ायद बेरोजगार के मौके पैदा हुए। चलें जी, तो अब बात इससे पहले हम कर रहे थे ज़ाहिर फ़लस्तीन के मामले पर और जो गजा की ज़रूरत हाल है। मुमताज़ ज़हरा बलूच साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान दफ्तर खारजा। थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन। ये हम बात कर रहे थे बेसिकली कि जो गजा के साथ सूरत हाल रही और आपको पता है कि एक अरसे से एक एथनिक क्लिनजिंग कहें, जेनोसाइड कहें, वो फ़लस्तीन पर इसराइल की जानिब से रवा रखा गया है। अभी ये जो हमास का अटैक है उसके बाद ये चीज़ जो है वो उसको एक्सेलरेशन और उस प्रोसेस को मल्टीप्लाई कर दिया गया और तेज़ कर दिया गया है। पहले फ़ज़ाई बमबारी तो अपनी जगह थी, ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन और अपडेट शामिल कर लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस के जेल ट्रायल के खिलाफ शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा है कि 1-2 दिन में फरीकैन को तलब करके मामले पर ऑर्डर जारी करेंगे। ये सारा मामला ट्रायल कोर्ट ने देखना होता है। हुसैन अहमद चौधरी मज़ीद तफसीलात देंगे। जी बताइएगा। जी देखिए, साबिक वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन PTI जो है उनका तो जेल ट्रायल पहले से ही चल रहा है, लेकिन जो उनके शरीक मुल्ज़िम है शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त दायर की थी जिस पर आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की है। शाह महमूद कुरैशी के वकील सैयद अली बुखारी पेश हुए। उनका कहना था कि शाह महमूद कुरैशी का नाम ही जो है वो नोटिफिकेशन में नहीं है और जेल ट्रायल से मुतल्लिक हमने जो नोटिफिकेशन था उसके खिलाफ ट्रायल कोर्ट को दरखास्त दी थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने हमारी दरखास्त को सुने बगैर नजरअंदाज कर दिया है। जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन में शाह महमूद कुरैशी का नाम तक नहीं
वहीं वकील ने मजीद बताया कि शाह महमूद कुरैशी ने सिक्योरिटी के खदशात के हवाले से कोई दरखास्त तक दायर नहीं की। आज ट्रायल कोर्ट ने तलब कर रखा है, लेकिन हम पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती क्योंकि जेल ट्रायल में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें हमारा नाम नहीं है। अदालत फरीकैन को नोटिस जारी करे और 9 अक्टूबर के ट्रायल कोर्ट के हुक्म को कलअदम करार दे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये सारा मामला ट्रायल कोर्ट ने ही देखना होता है। शेर अफजल मरवत का जो केस था उस हवाले से हम पहले ही फैसला दे चुके हैं, ताहम आपकी जो दरखास्त है उस पर फरीकैन को नोटिस जारी करते हैं और 1-2 रोज में बुलाकर उनसे पूछ लेते हैं, जिसके बाद अदालत ने मजीद समाअत जो है वो मुलतवी कर दी है। जी ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, अब जो मुल्जिमान है जो जुर्म कर रहे हैं, जराइम पेशा अफराद, उन्होंने नए नए तरीके निकाले हैं या मैं कह लूँ हर तबके के लोग अब इसमें शामिल होना शुरू हो गए। कराची में जी अनोखा वाकया हुआ। सुपरमार्केट कराची की पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम की कई वारदातों में मतलूब 2 डाकुओं को गिरफ्तार किया। अब आप सुने कितने क्वालिफाइड हैं, कितने वेल रेड हैं ये। इनमें से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर शामिल है, डाकू सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो दिन में तालीम हासिल करता है और रात में वारदातें करता है। माशाल्लाह। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान मोबाइल को अनलॉक करने और उसका जो IMEI नंबर है वो तब्दील करने के मारे, आई थिंक मैंने कुछ और कह दिया, IMEI ठीक है, IMEI ठीक है, ये चेंज कर दिया। लेकिन मुझे डिसअपॉइंटमेंट जो हुई है, इतना कुछ करने के बाद इनके पास से मिला क्या है जी, 2 मसरूफा मोटरसाइकिल। तो जाहिर है बाकी तो फौरन ठिकाने लगा देते हैं ना, अगर नाकिस होते तो फिर वो बेच ना पाते ना। तो इस पर बात सोचे अशफाक, इससे पहले आप बात करें, किसी के घर रिश्ता जाए, हाँ। बेटा हमारा जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, दिन में पढ़ता है, बिजनेस करता है। बिजनेस क्या है? रात में वारदातें करता है, अंदाजा कीजिए, और सॉफ्टवेयर चेंज करता है। तो अफजल खान हमारे साथ मौजूद हैं, वो इस बारे में मजीद तफसील आएंगे। अफजल बताइएगा जरा इससे मुतालिक, मैं तो हैरान हूँ ये देख के। देखिए, बेसिकली ये 6 रुकनी डकैत गैंग है जिसके अंदर जो मुल्जिमान हैं वो कम उम्र हैं, ज्यादातर पढ़े लिखे हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि ये कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर वारदातें करते थे, खुसूसन जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, नॉर्थ नज़माबाद, लियाकताबाद, सुपर मार्केट, इन इलाकों के अंदर लूट मार की वारदातें करते थे और इनका हदफ मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिलें होता था। पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए काफ़ी अरसे से काम कर रही थी। सुपर मार्केट पुलिस ने इन 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है जिनकी शनाख्त सुफियान और मुदस्सिर के नामों से हुई है। पुलिस का दावा है कि जो सुफियान है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ये दिन में निजी इदारे के अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहा है, वहाँ से डिग्री हासिल करने की कोशिश कर रहा है, और रात के वक्त ये अपने दिगर साथियों के साथ मिलकर वारदातें करते थे। इस गैंग के अंदर जो सुफियान सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसका काम ये था कि जो भी मोबाइल फोन्स मुख्तलिफ इलाकों से ये लोग लूटते थे, शहरियों से छीनते थे, तो वो उनको जो है अनलॉक करता था, उनके बारकोड लिखते हैं, डिग्री हासिल करते हैं इंसान बनने के लिए ना, माशरे का बाइज्जत शहरी बनने के लिए, बाइज्जत तरीके से रोजगार कमाने के लिए। ये पढ़ लिख के डाकू बन गए, ये कैसी तालीम तरबियत हासिल की ना। देखिए, स्ट्रीट क्राइम के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम ज्यादातर स्ट्रीट क्राइम बढ़ने की वजूहात ये करार देते हैं कि पुलिसिंग बेहतर नहीं हो रही है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा फिनोमेना जिसको बहुत कम डिस्कस किया जाता है वो ये है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। गो कि हम इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते, सुफियान ने एक गलत रास्ता अख्तियार किया, वो कोई और अच्छा रास्ता अख्तियार कर सकता था रोजगार हासिल करने के लिए। लेकिन ये भी हकीकत है कि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो बेरोजगारी की वजह से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और जराइम पेशा सरगर्मियों की तरफ राग़िब हो जाते हैं। इस मुल्जिमान की जो गिरफ्तारी के बाद भी जो कहानी सामने आई है उसमें भी कुछ ऐसा ही लगता है। सुफियान अपने दिगर साथियों के साथ मिलकर वारदातें करता था और ये मोबाइल्स के जो IMEI नंबर हैं उनको तब्दील करने के बाद फौरी तौर पर उन्हें फरोख्त कर देते थे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। थैंक यू सो मच अफजल, हमें बता रहे थे। वालिदैन से गुजारिश है जी, सिर्फ इस पर ना जाएं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और बिजनेस करता है, चेक करें, थॉरली चेक करें। चलें जी, एक खबर आप तक पहुंचाते हैं जी, वो ये है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुसूसी अदालत में साइफर केस की जेल में समात। साइफर केस के मुल्जिमान में चालान की नकूल तकसीम कर दी गई। खुसूसी अदालत की जानिब से आइंदा समात मुल्जिमान के लिए फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए मुकर्रर कर दी गई है और खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने इसकी समात की और सीनियर प्रोसिक्यूटर शाह खावर कमरा अदालत में मौजूद थे। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी भी कमरा अदालत में मौजूद थे।
तो साइफर केस के हवाले से आपको बता दें कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुसूसी अदालत में साइफर केस की जेल में समाअत हो रही है। साइफर केस के मुल्जिमान में चालान की नकूल तकसीम कर दी गई है और खुसूसी अदालत की जानिब से आइंदा समाअत पर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए डेट भी मुकर्रर कर दी गई है। सो खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने समाअत की है और सीनियर प्रोसिक्यूटर शाखावर कमराए अदालत में मौजूद थे। अच्छा, अब जरा आपको बता दें कि गिद्ध यानी जिन्हें हम वल्चर कहते हैं, ये वो जानवर है जी, इसके बारे में बड़ी हैबतनाक किस्म की स्टोरीज हैं। लाशों को भंबोड़ना, झंझोड़ना, उनका गोश्त, उनकी हड्डियां खाना, ये इसका काम है। लेकिन ये जंगली हयात के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि अगर ये ना हो तो ये जो कॉर्पसेस हैं या फजा में ताफुन या बीमारियां न जाने कितनी बढ़ जाएं। तो ये गिद्ध के बारे में कहा जाता है कि ये आपकी क्या बल्कि जो भी जानदार जो इस दुनिया में नहीं रहे होते उनकी हड्डियां तक को खा जाते हैं और उनको हजम कर देते हैं। तो बहरहाल ये अच्छा, लास्ट टाइम आपने कराची में गिद्ध कब देखा था? मैंने नहीं देखा। नहीं देखा ना? नहीं देखा। ये हमने ज्यादा से ज्यादा नेट जियो पे या इधर उधर नेशनल अच्छा, यूजुअली होता है जब आप गोश्त छत पे फेंक रहे होते हैं चील कौवों को, तो तब भी नहीं होता, उसका गोश्त से ताल्लुक नहीं होता। अच्छा हाँ, लेकिन अब ये जी नायाब होते जा रहे हैं। तो इनकी अफजाइश के लिए क्या किया गया है? ये किया गया है कि छांगा बांगा जंगल में वल्चर हाउस का आगाज किया गया है। अब इनकी तादाद 8 से बढ़कर 35 हो गई है। क्या बात है। तो रिपोर्ट कर रहे हैं साबिर चौधरी। जो और महंगाई बहुत है तो वालिदैन परेशान है, सब परेशान है, चाहे वो लड़की घर के घर वाले हो, लड़के के घर वालों के जो शादी के अखराजात हैं वो कैसे पूरे हों, कैसे पूरे किए जाएं। तो अब इसके लिए जी अब बड़ी आसानी कर दी गई है। कैसे? वो ऐसे कि ARYB ग्लोबल और दुबई इस्लामिक मिलकर ला रहे हैं सहूलत से शादी। ये इसका टॉपिक है। द वेडिंग एक्सपो कराची और इवेंट होगा जी 21 और 22 अक्टूबर को एक्सपो सेंटर हॉल 6 में, ये कराची में वाक़ है। और इस महंगाई के दौर में जी आप देखें कि दुबई इस्लामिक बैंक ने क्या किया है, उन्होंने रिबा फ्री पर्सनल फाइनेंस हासिल करने की सहूलत आपको मैसर कर दी है। साथ ही ARY सहूलत वॉलेट के जरिए आप क्या कर सकते हैं, आप शॉपिंग करके गोल्ड 80% यानी 80% गोल्ड सेव कर सकते हैं। अच्छा। $1 डील और 1 टच रिवॉर्ड में आप पार्टिसिपेट करके बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे रिवॉर्ड आपको इसमें मिल सकते हैं। ग्रेट। तो फिर आप अपनी फैमिलीज के हमरा यहाँ पर आए 21 और 22 अक्टूबर को, और जी वेडिंग एक्सपो जरूर जाएं जो कि हॉल नंबर 6 में है। ARYB ग्लोबल के स्टॉल से कस्टमाइज ज्वेलरी आप हासिल कर सकते हैं। ब्राइडल ड्रेस आपको यहाँ पे अपनी पसंद का मिल सकता है। फर्नीचर आपको अच्छी क्वालिटी का यहाँ से मिल सकता है। हनीमून पैकेजेस भी आपको मिल सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि आइटम्स जो कि बहुत महंगे हो गए हैं वो भी आपको बड़ी सहूलत से यहाँ पर मिल तो बस कुछ दिन और इंतजार है। आज 17 तारीख हो गई है तो बस 21-22 को। 21 आप याद रखें नवाज शरीफ के आने की डेट है। हाँ। और 2 दिन है तो 21-22 2 दिन आप एक्सपो सेंटर कराची जाएं। जबरदस्त। ब्रेक। जी मैं कुछ बात कर रही थी अपने ब्रेक हमारे लिए बहुत मुहाल है। मैं ये दरख्वास्त करता हूँ, कमर्शियल बहुत जरूरी है, ब्रेक होना जरूरी है, लेकिन सैयद अब्दुल जब्बार को गाने से रोका जाए। लेकिन ये अलग बात है, उनसे इनके गाने से नींद उड़ जाती है। मैं मौसम से रिलेटेड गाना गा रही थी तो अशफाक अपने काम में मसरूफ थे। एकदम इन्होंने मुझे ये चौंक कर देखा। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहा तो कुछ नहीं, बट आई नो बहुत बुरा गा रही थी। मैंने ऑन एयर आके कह दिया जो कहना था। खुदा इनको रोका जाए। इन्होंने कहा टीवी पे नहीं गाना, तो मैं यही कहती थी। हमारी कान कशी का जो सिलसिला है ना, ये रुकना चाहिए। देखिए कान कशी इतने बॉदर हो रहे हैं कि यार टॉपिक पर आ जाए। मतलब क्या बात है, मौसम पे ही गाना गा रही थी ना, मैं तो मौसम की बात करने जा रही हूँ ना। अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है। सर्दी दस्तक नहीं दी बल्कि खिड़कियों दरवाजों से घुस चुकी है अंदर, डस्ट के साथ कराची में। दस्तक और कराची में हाँ गर्द आलूद हवाएं। गर्द आलूद हवाएं मतलब पहले आप गर्मी से छुटकारा हासिल नहीं, फिर गर्द आलूद हवाएं, मतलब हम तो इन्हीं में फंसे रहते हैं। बहरहाल अब बारिश नहीं हुई पूरा साल कराची में। अब साल गुजरने में कितने दिन रह गए? महीने रह गए। नवंबर का, अक्टूबर तो ऑलमोस्ट हो ही गया है। नवंबर दिसंबर समझे 2.5 महीने बाकी हैं। ऐसे में जी सर्दी दस्तक दे रही है और खास तौर पे। अच्छा मैं ये कहता हूँ कि भाई कराची में थोड़ी बहुत बारिश हो जाए ताकि या जो हमारी फजा कसाफतों से थोड़ी पाक हो जाए, थोड़ा सा हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर हो। अच्छा ज्यादा ना हो, मौसम अबर आलूद हो, लेकिन इतनी बारिश ना हो कि जिससे सड़कें जो हैं वो ज़ेर-ए-आब आ जाएं। सर्दी की धूप अच्छी लगती है मुझे तो हमेशा। मुझे यूनिवर्सिटी के दिन याद है सर्दी की धूप, ओ हो उसमें चाय पीना
बड़ा मजा। आपकी यूनिवर्सिटी पेशावर, लाहौर या इस्लामाबाद कराची की यूनिवर्सिटी, तो वहाँ कौन सी सर्दी भाई? भाई सर्दी हो जाती है ना थोड़ी बहुत। अब आप जब बाहर इतने बड़े खुले एरिया में हो तो आपको सर्दी महसूस हो, मुझे होती है वैसे, आई फील लाइक मुझे सर्दी लगती है ज्यादा। और स्टूडियो में तो हमारे एसी भी चल रहा होता है माशाल्लाह, वो तो वैसे भी ठंडा मौसम होता है, यहाँ पर तो मोतदिल मौसम होता है। लेकिन इसके अलावा ये देखें, तारों के नीचे झूलते हुए खूबसूरत दरख्त सर्द मौसम की आमद की दस्तक दे रहे हैं। वाह वाह, ये कराची की एक ही चीज बड़ी अच्छी है और ये उड़ती हुई थैलियां मतलब दुनिया भर में हम बर्फ दिखा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, और यहाँ पर उड़ती हुई थैलियां दिखा रहे हैं। कितने खूबसूरत लगते हैं ना, फिल्मों में इफेक्ट भी दिखाया जाता है, यहाँ पे उड़ते हुए तंबू। ये क्या चाह रहे हैं? कौन कराची से दुश्मनी कर रहा है भाई? मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। 2 करोड़ 2.5 करोड़ आबादी के शहर मिनी पाकिस्तान 70% से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, और यहाँ इनको दिखाने को मिली है थैलियां। तो है ये, क्या करें? अच्छा, वाकई में उड़ती हुई नजर भी यही आती है जी, ऐसे उड़ रही होती है। चलिए, आपसे इजाजत। शाद रही, आबाद रही, अपना ख्याल रखिए।